गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, भारत के विदेश संबंध। भारत के अपने पड़ोसियों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध रहे, कैसे रिश्ते रहे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। India was born in a very trying and challenging international context. The world had witnessed a devastating war and was grappling with issues of reconstructions. Yet another attempt to establish an international body was underway. Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism. भारत का जन्म बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में हुआ था। आप जानते हैं कि इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और 1945 में ही वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था। तो बहुत से देश दुनिया में ऐसे थे तो वर्ल्ड वार की मार झेलने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार की मार झेलने के बाद अभी उससे उभरने की कोशिश कर रहे थे। और ये वही समय था जब उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा था। दुनिया के देश एक के बाद एक आज़ाद होते जा रहे थे। तो भारत जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था वो पूरी दुनिया के लिए, जो देश गुलाम नहीं थे, जो बहुत से देश जो थे सेकेंड वर्ल्ड वार का पार्ट थे, गुलाम भी, जो कॉलोनी थी वो भी, और जो कॉलोनी नहीं थी वो भी सेकेंड वर्ल्ड वार का पार्ट थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार 6 साल तक चला, उसके विनाश से अभी उभर ही रहे थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्री, अमेरिका, यूएसए, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, ये विश्व युद्ध की मार से अभी भी उभर रहे थे। तो एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज जो थे कॉलोनियलिज्म से आज़ाद हो रहे थे, यानी कि उपनिवेशीकरण से आज़ादी ने मिल रही थी और सभी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। India was born in a very trying and challenging international context. The world had witnessed a devastating war and was grappling with issues of reconstruction. Yet another attempt to establish an international body was underway. Many new countries were emerging as a result of collapsing of colonialism, and most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. और ये वो समय भी था, आपको पता है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का हमने कोल्ड वार पढ़ लिया था। तो विश्व युद्ध तो 1945 में ख़त्म हो चुका था, पर उसके बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो चुका था। तो इंडिया का जन्म कोल्ड वार, शीत युद्ध के दौरान ही हुआ। और ये वही समय था जब पुरानी व्यवस्थाएं ख़त्म करके जो है लोग डेमोक्रेसी को अपना रहे थे। India's foreign policy reflected all this concern in the period immediately after independence. Apart from these factors, at the global level, India had its own share of concern. The British government left behind the legacy of many international disputes. Partition created its own pressure, and the tax of poverty alleviations was already waiting for fulfillment. This was the overall context in which India started participating in the world affairs as an independent nation state. तो बच्चे, अंग्रेजों ने इतने सालों तक भारत में राज किया और भारत का इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा शोषण किया। तो जिस समय भारत को छोड़ के अंग्रेज गए थे, भारत को बहुत ही गरीबी हालत में, बहुत ही इकोनॉमिकली ड्रॉप बैक कंडीशन में, बहुत पुअर कंडीशन में छोड़ के गए। और केवल गरीबी ही नहीं छोड़ के गए यहाँ पर, उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल डिस्प्यूट छोड़ के गए। उन्हीं की पॉलिसीज की वजह से, डिवाइड एंड रूल की वजह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हमें हिंदू और मुसलमानों का स्पेशली जो सांप्रदायिक दंगा था उसे झेलना पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए। पार्टीशन की वजह से कई लोग शरणार्थी हो गए। पार्टीशन की वजह से रातों रात लोगों को अपना घर बार छोड़ के इधर से उधर डिस्प्लेस होना पड़ा, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की तरफ आना पड़ा। तो ये माइग्रेंट पीपल जो थे, रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम थी। हज़ारों लाखों लोग
कम्युनल वायलेंस में मारे जा चुके थे। उसके अलावा कभी ना ख़त्म होने वाली लैंड डिस्प्यूट्स भी छोड़ के गए। भारत और चीन के बीच की बाउंड्री ठीक से डिफाइन नहीं करी गई थी। भारत और नेपाल की बाउंड्री सही से डिफाइन। अंग्रेज भारत में काफ़ी सारी समस्याएं छोड़ गए थे। उन्होंने जो हमारे प्रिंसेस स्टेट्स को ये बोला था कि अगर चाहे तो पाकिस्तान में ज्वाइन करें, चाहे तो भारत में ज्वाइन करें, चाहे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। उसकी वजह से कश्मीर का जो इशू प्रॉब्लम में ही रहा। कश्मीर का जो प्रॉब्लम हमारे सामने किस तरह से अभी भी है। और उसके अलावा जो है बॉर्डर के पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है, और नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर, नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है, कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी छोड़ के चले गए। तो आज हमें लगता है आज हमारी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, पर जिस टाइम हम आज़ाद हुए थे उस टाइम हम हर तरफ से ही हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी। मतलब वर्ल्ड लेवल पे हो, इंडिया के लेवल में हमारे ऊपर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। अब भारत के लिए चैलेंज था कि इन सभी प्रॉब्लम से उबर कर हमें जो है इंडिपेंडेंट नेशन की स्थापना करनी थी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उभर के बाहर आना था। As a nation born in the backdrop of the World War, India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all the other nations and to achieve security through the maintenance of peace. This aim finds an echo in the directive principle of state policy. ऐसे माहौल में इंडिया आज़ाद हुआ था, जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, दुनिया की बहुत सारी कंट्री कॉलोनियलिज्म से अभी भी आज़ाद हो रही थी और सभी अपने आप को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सभी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ नई नई बना रहे थे, अपने वेलफेयर के लिए नई नई फॉरेन पॉलिसी डेवलप कर रहे थे। ऐसे में इंडिया को भी एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे उभरना था, खड़े होना था। और इंडिया ने भी हमने फॉरेन पॉलिसी बनाई कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और किसी और की, सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, अपनी संप्रभुता को हमेशा रिस्पेक्ट देंगे, रक्षा करेंगे और दूसरे की संप्रभुता की भी रक्षा करेंगे, सम्मान देंगे और इंटरनेशनल पीस के लिए हमेशा काम करेंगे, जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी हमें देखने को मिलता है। Just as both international and external factors guide the behavior of an individual or a family, both domestic and international environment influences the foreign policy of a nation. देखो, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर जो रिफ्लेक्ट होता है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारी विदेश नीति कैसी है ये डिपेंड करता है कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है और बाहर जो देश से बाहर क्या चल रहा है, उससे हमारे देश किस तरह से इफेक्ट होता है। हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी एक जैसी नहीं होती है। The developing countries lack the required resources to effectively advocate their concern in the international system, so they pursue more modest goal than the advanced state. जो कंट्री बहुत गरीब है और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या बहुत डेवलप कंट्री, इन तीनों की फॉरेन पॉलिसी अलग अलग हो सकती है। जो डेवलप नेशन है ऑलरेडी, अमेरिका, अमेरिका है, रशिया, इस तरह के डेवलप नेशन हैं, इन्हें दूसरे देशों की सहायता की कम ज़रूरत पड़ती, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी अलग तरह की होगी। पर डेवलपिंग नेशन, हमें दूसरे कंट्री से हेल्प भी चाहिए, ट्रेड भी करना है, इन सब की वजह से हमारी पॉलिसी अलग तरह की होगी। They focus more on peace and development in their own neighborhood. Moreover, their economic and security dependence on the more powerful states occasionally influences their foreign policy. In the period immediately after the Second World War, many developing nations chose to support the foreign policy preferences of the powerful countries who are giving them aid or credit. जो देश अभी भी आज़ाद हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप जानते हैं कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और बहुत से नेशंस ने सोवियत ब्लॉक को या अमेरिका के ब्लॉक को, अमेरिकन ब्लॉक को या वेस्टर्न ब्लॉक या ईस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इन ब्लॉक को ज्वाइन करने के बाद उन्हें अगर अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन करते थे तो अमेरिका से सपोर्ट मिलती और अगर सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन करते तो सोवियत संघ से सपोर्ट मिलती। ऐसे में कई ने इन ब्लॉक को ज्वाइन किया, पर ऐसे कुछ नेशन भी थे जिन्होंने इन दोनों ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया और इंडिया उनमें से एक था। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ही हमेशा मेंबर बना रहा।
This resulted in the division of countries of the world into two clear camps, Western Bloc and Eastern Bloc. One was under the influence of the United States and its Western alliance, and the other was under the influence of then Soviet Union. You have read about this in book of the Contemporary World Politics. जैसे हमने Contemporary World Politics चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा में पढ़ लिया था कि 1945 के बाद 1991 तक पूरी दुनिया दो ब्लॉक में बटी हुई थी, सोवियत ब्लॉक एंड जो कि ईस्टर्न अलायंस था और अमेरिकन ब्लॉक जो कि वेस्टर्न अलायंस था. यू हैव रीड देयर अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स कॉल्ड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और उसी चैप्टर में हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. वो कंट्रीज जो दोनों ब्लॉक्स में नहीं जाना चाहते थे उन्होंने वो अलग रहे और उन्होंने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट चलाया. As you also read there, the end of the Cold War changes the context of international relations entirely. But when India achieved its freedom and started framing its foreign policy, the Cold War was just beginning and the world was getting divided into these two camps. Did India belongs to any of these two camps in global politics of the 50s and in 60s? What was it successful in conducting its foreign policy peacefully and advocating international conflicts? तो हमने पढ़ा इसमें कि इंडिया का जन्म कोल्ड वॉर एरा में हुआ. कोल्ड वॉर उस टाइम केवल स्टार्ट ही हुआ था और इंडिया ऐसी कंडीशन में था उस टाइम हम हर तरह से ड्रॉबैक में थे, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली. इंडिया बनना केवल शुरू ही हुआ था उस टाइम. ऐसे में हम दो ब्लॉक, हमें हेल्प की ज़रूरत थी, फॉरेन एड की काफ़ी ज़रूरत थी. ऐसे में हम दो ब्लॉक में जा सकते थे पर थैंक्स टू हमारे लीडर कि हम किसी ब्लॉक में नहीं गए और अपनी सोवरेनिटी को बचाए रखा. अगर दोनों ब्लॉक में से किसी ब्लॉक में जाते तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ अलग ही होती जो आज है वैसे नहीं होती. पर हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को चूज़ किया और दोनों ब्लॉक में नहीं रहे, इंटरनेशनल पीस के लिए काम किया और कोल्ड वार के टेंशन को ख़त्म करने के लिए हमेशा ही काम किया जब तक कोल्ड वार चलता रहा. और जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 में कोल्ड वार समाप्त हुआ, कोल्ड वार ख़त्म हो गया और कोल्ड वार के एंड के बाद वर्ल्ड पॉलिटिकल जो सिनारियो था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका था. यूएसएसआर वर्ल्ड पॉलिटिक्स से ख़त्म हो चुका था, उसकी जगह 15 नेशन स्टेट्स जो है वो उनका उदय हो चुका था. अब अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बन के दुनिया में उभरा और पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है दोबारा से फ्रेम होने लगी. लोगों ने, सभी देशों ने, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने अपने जो फॉरेन पॉलिसीज थे उनमें बदलाव किया. इंडिया स्टार्टिंग से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर था, एंड तक उसकी फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट जो था वो टॉप पे ही रहा. थैंक यू बेटा. कल हम पढ़ेंगे पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट.